हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, कक्षा 8 का जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 आयोजित होने जा रही है, उसके लिए हम सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हम खंड अ, ब, स और द देखने वाले हैं, कंप्लीट देखने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, आप जो है जितने हम जो नंबर का जो पेपर है पूरे में से पूरे अगर नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इस प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा देखिएगा। इसी में से आपके जो है वो प्रश्न आएंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ फर्स्ट वाला, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश हैं परीक्षार्थियों के लिए, सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे खंड अ। खंड में छोटे वाले प्रश्न है। ये जो है हम करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है, निम्न में से नदी घाटी परियोजना नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसमें से नदी घाटी परियोजना कौन सी एक नहीं है। ऑप्शन अ है बिसलपुर परियोजना, ऑप्शन ब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन स है चंबल परियोजना और ऑप्शन द है माही बजाज परियोजना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए और साथ ही साथ जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे अपना आंसर का मिलान भी कर लीजिएगा। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ब, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये एक नदी घाटी परियोजना नहीं है बल्कि एक नहर परियोजना है। और बाकी जो तीनों है ये नदी घाटी परियोजना है, बिसलपुर, चंबल और माही बजाज सागर परियोजना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक है कौन सा है। जो बैंक जो है वो इसमें से एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन अ है सहकारी बैंक, ऑप्शन ब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन स है ग्रामीण बैंक और ऑप्शन द है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और बाकी के जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ मिलान करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। कक्षा 8 के लिए पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए। अगर आप पूरे पे से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी में से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है कक्षा 8 का, 9 का, 10, 11, 12 का हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो आप अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन 1 है 1751 ईस्वी में, ऑप्शन ब है 1761 ईस्वी में, ऑप्शन स है 1771 ईस्वी में और ऑप्शन द है 1781 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, हाँ बताइए, आप बताइए, मैं वेट करूंगा। कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन स, 1771 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो हमने भी तृतीय युद्ध देखा 1771 ईस्वी में। 5वां प्रश्न है, निम्न में से संसद का अंग नहीं है। बताना है जो 4 ऑप्शन है इसमें से संसद में शामिल कौन सा नहीं होता है। लोकसभा ऑप्शन अ, ऑप्शन ब है राष्ट्रपति, ऑप्शन स है राज्यसभा और ऑप्शन द है राज्यपाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द, राज्यपाल जो है ये संसद में शामिल नहीं होता है। तीनों मिलकर के, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों मिलकर के जो है वो संसद बनती है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन ब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन स है एनी बिसेंट ने और ऑप्शन द है ज्योतिबा फुले ने। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस जो है वो इनके गुरु थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये जो खंड हमारा अ कंप्लीट हुआ है, अब हम करेंगे खंड ब। खंड ब में लघुत्रात्मक प्रश्न हम करने वाले हैं, छोटे छोटे प्रश्न। आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा पूरा का पूरा वीडियो, इसी में से आपके एग्जाम में आएंगे। कंप्लीट देखिए अगर पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। 7वां प्रश्न है, गैन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। गैन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि इस प्रकार की कृषि में किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक परिश्रम करके एक वर्ष में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाते हैं, उसे गहन कृषि कहते हैं।
समझ लीजिएगा कि क्या होता है कि जो छोटे किसान होते हैं उनके पास में छोटे भूखंड होते हैं, ज़मीन के छोटे छोटे जो है वो खेत होते हैं उनके, और वहाँ पर जो सामान्य औजार होते हैं उन सामान्य औजारों से अधिक मेहनत करके एक ही वर्ष में उस खेत से 2 या 3 फसलें उगा लेते हैं, उसे गैन निर्वाह कृषि कहते हैं। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में किस विभाग के दस्तावेज रखे गए हैं? तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1850 के बाद ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों और स्वतंत्र भारत से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे कि वर्तमान में विकास को मानव विकास सूचकांक द्वारा मापा जाने लगा है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रमुखता दी जाती है। तो 3 चीज़ें मानव विकास सूचकांक में शामिल की जाती है, एक तो है शिक्षा, दूसरा है जीवन प्रत्याशा और तीसरा है व्यक्ति की क्रय शक्ति। अर्थात लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं शैक्षिक योग्यताओं में अभिवृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसी भी देश के मानव विकास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आप लिखेंगे कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अपने अपने विश्वास के अनुसार पंथ, मत, धर्म का पालन करने की आज़ादी है। इसलिए भारत को पंथ या धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। मतलब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, किसी भी धर्म को राज्याश्रय नहीं प्राप्त है, सभी धर्मों को समान यहाँ पर जो है वो अपने धर्म का पालन करने का अवसर उपलब्ध होता है, इसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, देश की सुरक्षा में बाधक 4 चुनौतियां बताइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि देश की सुरक्षा में बाधक 4 चुनौतियां इस प्रकार है। पहली है घुसपैठ, सीमाओं में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले घुसपैठिए। दूसरा है नक्सलवाद, देश के अंदर एक उग्रवादी विचारधारा के लोगों का समूह। तीसरा है आतंकवाद, आतंक फैलाकर अपनी बातों को मनवाने वाली विचारधारा। और चौथा है अलगाववाद, ऐसी विचारधारा जो देश या राज्य से अलग होने को प्रेरित करती है। तो ये अलग अलग चुनौतियां हैं, घुसपैठ, नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद। ठीक है, आप और भी कई सारी चुनौतियां हैं आप लिख सकते हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये कई सारी चुनौतियां हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी में यूरोप की औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि 19वीं सदी के यूरोप की औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पॉइंट 1, भारतीय हाथ से बनी वस्तुओं की मांग बाजार में कम होने लगी, जिससे हाथ से काम करने वाले कारीगर, हस्तशिल्पी आदि बेरोजगार हो गए। तो अब क्या हुआ कि जो मशीनों से चीज़ें बनने लगी, वो चीज़ें हाथ से बनी वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर दिखती थी, अच्छी दिखती थी, तो इससे जो है वो लोग उस वस्तुओं को खरीदने लगे और वो चीज़ें सस्ती भी होती थी। इसलिए जो हाथ से बनाने वाले जो कारीगर थे, शिल्पी थे, वो बेरोजगार हो गए। दूसरा लिखना है कि भारत के अनेक क्षेत्रों से हस्तशिल्प नष्ट हो गए। और तीसरा पॉइंट लिखना है कि भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो ये हमने देखे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और इसका जो खंड स और खंड द जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ऐसा न करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपको इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तुरंत आपको अगला वीडियो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।